सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 6 ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो ये हमारा जो लेसन है दैट इज द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में है। और इसमें पता है सबसे जो मेजर टॉपिक है आपका, क्योंकि मैं ना हर वीडियोस के टाइम पहले आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से मेजर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज 6.3.3 दैट इज र्यूमर्स रिलेटेड टू एनफील्ड राइफल्स और मेजर कॉजेज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, बाकी भी बहुत सारे मेरे टॉपिक्स होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं बना रही, अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो बना रही हूँ। और जैसे मैंने आपको हमेशा ये भी बताया है कि जब भी अगर आप मेरी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को अगर 2 बार अच्छे से देखकर चले जाते हो या फिर एक बार अच्छे से याद भी कर लेते हो थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो पेपर में पास तो नहीं बल्कि पास तो क्या बल्कि एक अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वर द मेजर कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन इंडिया। मतलब ऐसे क्या क्या रीजंस रहे, कॉजेज थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ इंडिया में, विद फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इज द इंट्रोडक्शन, जो कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स एरे है ऑफ कॉजेज विद डिसकंटेंट विद इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बीइंग अ पाइवोटल फैक्टर। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज कि जो स्ट्रक्चर है ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस दैट फ्यूल्ड रिजेंटमेंट अमंग द सिपॉइज। तो सिपॉइज वर्ड जो है बहुत बार यूज हुआ है इस पर्टिकुलर पेपर में, तो याद रखना इसके बारे में भी। जो आर्मी है कंसिस्टेड ऑफ डाइवर्स कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्जर्स। जो आर्मी होती थी उसमें कौन कौन से होते थे, मेजरली सोल्जर्स इंक्लूडिंग सिपॉइज, जिनको सर्व किया जाता था अंडर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी विद इन द आर्मी सच एज अनइक्वल पे स्केल्स, लिमिटेड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सोल्जर्स, सोड द सीड्स ऑफ डिसकंटेंट। मतलब कि जो एक लड़ाई होती थी या फिर जो हम कह सकते हैं ना कि एक टाइप से डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था। एक तो पहले तो अनइक्वल पे होता था क्योंकि इंडियंस को कम पे किया जाता था और जो उनके अपने वो होते थे पुलिस वगैरह वाले आर्मी वाले वो उनको ज्यादा पे किया जाता था। दूसरा जो प्रमोशन की फैसिलिटीज भी थी वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसको दी जाती थी, जो उनके खुद के वो होते थे आर्मी मैन। और जो सिपाहीज थे उनको ड्रॉ किया जाता था फ्रॉम वेरियस रिलीजियस एंड कम्युनल communities, began perceiving these discriminatory policies as an affront to their honor and social status. The discontent within the army became a breeding ground for opposition to the British military administration, setting the stage of 1857 revolt. तो जो सोशल डायनेमिक्स थे विद इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वो भी इन्फ्लुएंस थे बाय द हेरारिकल स्ट्रक्चर जो कि परपेचुएटेड थे रेशियल एंड कल्चरल बाइसेस। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ऑफन डिस्प्ले करते थे एक सेंस ऑफ सुपरियॉरिटी और वो कंट्रीब्यूट करते थे टू एन एनवायरमेंट ऑफ मिसट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द सिपॉइज। कंक्लूजन अगर हम देखें तो इन कंक्लूजन जो स्ट्रक्चर था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी करेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल बाइसेस, सिग्निफिकेंटली ये कंट्रीब्यूट करती थी टू द डिसकंटेंट दैट कल्मिनेटेड इन द 1857 रिवोल्ट, reflecting a broader narrative of social and racial tension within colonial India. Next here is the question number 2, that is how did caste and religion sanctity something like that, इसको ऐसे ही बोल देने से कुछ है sanctity contribute to the causes of 1857 revolt। मतलब ऐसे क्या मतलब रीजंस थे कि जो कास्ट और रिलीजन की जो सेंसिटिव थी उसने कंट्रीब्यूट करे कि जिसके से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो बीइंग अ माइक्रोज ऑफ इंडियाज डाइवर्स सोसाइटी वो विटनेस मतलब करती थी द कन्वर्जेंस ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। हाउएवर जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की eroded the sanctity of caste and religion, particularly in the context of Enfield rifles। तो ये एक टॉपिक आ गया आपका दैट इज एनफील्ड राइफल्स का। जो इंट्रोडक्शन है न्यू राइफल्स का, मतलब जैसे हमारी बहुत सारी ऐसी न्यू राइफल्स उस समय आई थी और उस समय एक र्यूमर फैला था और वो र्यूमर क्या था कि जो यूज है कार्ट्रिजेस पे ग्रीस्ड करा गया उसको किससे, विद एनिमल फैट, मतलब कि उसमें जानवर का एक टाइप से फैट वगैरह लगाया गया है। और अगर तुम्हें पता हो तो हिंदूज वगैरह इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डीपली ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, जिसमें हिंदूज भी थे और मुस्लिम सिपॉइज दोनों की ही। और फॉर हिंदूज जो काउ और पेग का फैट था इन द कार्ट्रिजेस वो वॉयलेट करता था उनके रिलीजियस बिलीफ को। और जो मुस्लिम्स थे इट वाज अ कंजप्शन ऑफ पोक दैट पोस्ट रिलीजियस कंसर्न, मतलब उनके लिए भी एक टाइप से गलत ही था वो चीजें, मतलब उनके रिलीजन को भी इफेक्ट करता था। दीज परसीव ट्रांसग्रेशन became rallying points
फॉर यूनिटी अमंग द सिपाहीज। उसके वजह से क्या हुआ कि वैसे तुम रिलीजन की वजह से हिंदू मुस्लिम को अलग कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर चीज पे जब कहते हैं ना, जब देश की बात होती है तो हिंदू और मुस्लिम एक अलग नहीं हो सकता, तो वो सेम ही रहता है, फिर वो एक साथ हो जाता है। वो सेट असाइड देयर कास्ट एंड रिलीजियस डिफरेंसेस टू रेजिस्ट द ब्रिटिश, ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। जो ग्रीवियंसेस थे रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजियस सेंटिटी played a pivotal role in fostering a collective sense of opposition to British rule. Conclusion क्या रहा इसका, क्योंकि जो डिसरिगार्ड है ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस सेंसिटिविटीज by the British administration, वो particularly in the context of Enfield rifles, वो एक बहुत ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंटल होता है in uniting diverse communities against a common perceived threat during the 1857 revolt, reflecting a shared sense of identity and resistance. Next question we have is, how did rumors related to Enfield rifles contribute to the cause of 1857 revolt? तो ये तो पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि कई बार ना जो कॉलेज वाले होते हैं वो पूछते ही नहीं है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है बच्चा रट के ही आया होगा। तो न्यूमर्स जो है वो क्या थे कि मिस इन्फॉर्मेशन मेनली, क्योंकि न्यूमर्स क्या होता है एक टाइप से मिस इन्फॉर्मेशन। अब तुम्हें पक्का नहीं पता होता कि ये सच है या झूठ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। अब मूवीज होती है, कई बार कोई ऐसे रूमर फैल गया कि इस मूवी में ऐसा कुछ है और हो सकता है रियल में नहीं हो, तो क्या होता है कि लोग उसे बायकॉट करने लग जाते हैं। लोगों ने देखी भी नहीं फिर भी बायकॉट कर रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वही र्यूमर सच होता है और लोग फिर भी कई बार देख लेते, कई बार नहीं देखते। तो एक र्यूमर जो है ना एक ऐसी चीज रहती है कि उसका पता नहीं है कि सच है झूठ है, बस वो एक र्यूमर है। मतलब वो एक ऐसी चीज है कि भाई पता नहीं इस पर विश्वास करे या नहीं करे, पर लोग जनरली विश्वास कर लेते हैं उस पर। हो सकता है वो चीज विश्वास करने लायक ना भी हो। तो जो इंट्रोडक्शन है एनफील्ड राइफल्स का विद द र्यूमर्स सर्कुलेटिंग के जो उसमें जो है यूज हुआ है किसका, कार्ट्रिजेस ग्रीस्ड विद एनिमल फैट, वो एक बहुत ज़्यादा फ्लैश पॉइंट था फॉर द सिपाहीज, क्योंकि अब जो है वो किसके अगेंस्ट में होते ब्रिटिशर्स के। और जो एक्ट है ऑफ बाइटिंग ऑफ द पेपर at the point of cartridge before loading it into the rifle was perceived as a direct violation of religious belief, क्योंकि उनको जब भी उसका पर्टिकुलर जो राइफल वगैरह का यूज करना होता था तो उन्हें उस पर्टिकुलर जो कार्ट्रिज होते थे उसको अपने मुंह से जो है वो करना पड़ता था, एक तरह से तोड़ना पड़ता था, समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें वो लोड करने के लिए और उन्हें उसे बाइट करना पड़ता था। उसकी वजह से क्या होता था कि अगर भाई कोई एक इंसान जो हिंदू है, जो कि पूरा हिंदू वाले रिलीजन फॉलो कर रहा है, वो चिकन वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाता है, तो उससे क्या होगा कि उसका एक रिलीजियस बिलीफ जो है, जो कि उसको लगता है कि यार मैं तो नहीं खाता चिकन वगैरह, मैं तो ऐसा कुछ नहीं खाता, और उसे अगर बाइट करना पड़े ऐसा अ पीस ऑफ एनिमल फैट, मतलब एक एनिमल का स्किन, तो उसके लिए तो बहुत ही अजीब हो जाएगा ये चीज़। और जो र्यूमर्स थे रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्यूरेसी कि क्या वो सच है या नहीं है, वो इतने ज़्यादा इंटेंसिफाइड थे द डिस्कंटेंट अमंग द सिपाहीज, मतलब उसने इतना ज़्यादा डिस्कंटेंट कर दिया सिपाहीज के आसपास में। भाई जो ब्रिटिश थे वो अटेम्प्ट कर रही थी कि वो बता सके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ऑल्टरनेटिव कार्ट्रिजेस बनाई जा रही है, या फिर डैमेज हैड बीन डन, मतलब उस पर्टिकुलर वो डैमेज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है वो चीज़ सच हो सकता है वो नहीं हो, तो वो अपने को प्रूव कर रहे थे कि नहीं हम सही है, और अगर हम सही नहीं भी तो हम न्यू राइफल्स बना रहे हैं जो कि ऐसा कुछ आपका रिलीजियस बिलीफ उससे खराब नहीं होगा। जो र्यूमर्स थे वो सर्व करते हैं एज अ कैटलिस्ट क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर फॉर डिस्ट्रस्ट एंड रिजेंटमेंट। जो perceived disrespect of religious sentiments became a rallying cry, fueling the flames of rebellion. कंक्लूजन क्या हुआ हमारा? तो कंक्लूजन में यही है कि जो र्यूमर्स थे रिलेटेड टू एनफील्ड राइफल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्यूरेसी, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, उसने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जिससे हाइटन हुई थी हमारी टेंशन एंड कंट्रीब्यूट किया था टू द कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट बाय एग्जैजरेटिंग एक टाइप से रिलीजियस सेंसिटिविटीज, underscoring the significance of perception in shaping historical events. Next we have is the question number 4, that is how did discontent with the service conditions contribute to the causes of the 1857 revolt? And the second question we have is what were the partial successes of the 1857 revolt? तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके एज ए बोनस क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर कोई भी कोई नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं, जिसमें आपको बोल रखा है हमेशा से। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो को चाहते हो, वीडियो आए किसी और टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे टॉपिक वगैरह बता सकते हैं, पेपर का नाम बता सकते हैं। तो करते हैं इसके साथ वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।